नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनिकांत इंस्टीट्यूट में। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। नमस्ते लर्नर्स, अंग्रेजी के बिल्कुल बुनियादी नियमों को गहराई से समझने वाले इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम और आप मिलकर अंग्रेजी की उन जड़ों को टटोलेंगे जो किसी भी भाषा को फर्राटेदार बोलने के लिए यानी फ्लुएंटली बोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। चलिए बिना देरी किए सीधे शुरू करते हैं। अक्सर कहा जाता है ना कि अगर एक शानदार और मजबूत मकान बनाना है तो सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत करना पड़ता है। सच मानिए, अंग्रेजी सीखने का भी बिल्कुल यही उसूल है। जब हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस की बात करते हैं, यानी खुद के बारे में बात करने के बुनियादी तरीके, तो उन पर महारत हासिल करना समझ लीजिए एक मजबूत घर के लिए कभी न टूटने वाली नींव रखने जैसा ही है। तो चलिए फटाफट आज की रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक स्ट्रॉन्ग इंग्लिश फाउंडेशन से, फिर प्रेजेंट और पास्ट स्टेट्स को समझेंगे, भविष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे, ओनरशिप और टास्क कंप्लीशन को देखेंगे, इसके बाद क्षमता और सलाह व्यक्त करना सीखेंगे और आखिर में बात करेंगे जोर देने और संभावनाओं पर। यकीन मानिए, व्याकरण का ये सफर बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और आसान होने वाला है। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे अहम बिल्डिंग ब्लॉक से, और वो है आई एम। आई एम, अगर इसे बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है मैं हूं। आई यानी मैं और एम का मतलब हूं। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, लेकिन अपनी पहचान या अपनी वर्तमान स्थिति की नींव रखने का ये सबसे सीधा और असरदार तरीका है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा विशेषण यानी एडजेक्टिव को समझ लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो शब्द होते हैं जो किसी स्थिति, किसी भावना या किसी खासियत के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए खुश, हैप्पी, थका हुआ, टायर्ड या फिर व्यस्त, बिजी। अपनी पर्सनल स्थिति का सही ढांचा तैयार करने के लिए इन शब्दों का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। चलिए अब इस नींव पर अपनी पहली ईंट रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान स्थिति यानी प्रेजेंट स्टेट को बताने के लिए अंग्रेजी भाषा बहुत ही शानदार तरीके से एक रूल ऑफ 3 यानी 3 के नियम का इस्तेमाल करती है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि सिर्फ आई एम के ही 3 बिल्कुल अलग अलग उपयोग होते हैं। पहला, अगर इसके ठीक बाद कोई नाउन यानी संज्ञा लगा दी जाए तो ये पहचान बताता है, जैसे आई एम अ टीचर। दूसरा, अगर हम कोई एडजेक्टिव लगा दें तो ये स्थिति बताने लगता है, जैसे आई एम हैप्पी। और तीसरा, अगर हम किसी वर्ब यानी क्रिया के साथ आईएनजी लगा दें तो ये वर्तमान में चल रहे किसी काम को दिखाने लगता है, जैसे आई एम गोइंग। है ना कमाल की बात? सिर्फ एक शब्द बदलने से हमारी इस नींव का पूरा मतलब ही बदल जाता है, पहचान से लेकर स्थिति या फिर सीधे किसी काम में। और ये नियम कितनी खूबसूरती से काम करता है, ये समझने के लिए जरा आई एम और आई वॉज की तुलना करके देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिल्कुल वही सेम स्ट्रक्चर हमारे अतीत यानी पास्ट पर भी लागू होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि समय का पहिया थोड़ा पीछे घूम जाता है और एम की जगह वॉज आ जाता है। तो जिस तरह प्रेजेंट के लिए रूल ऑफ 3 था, बिल्कुल वही पास्ट के लिए भी है। आई वॉज के बाद नाउन लगाया तो बन गई पुरानी पहचान, जैसे आई वॉज अ चाइल्ड। एडजेक्टिव लगाया तो बन गई पुरानी स्थिति, जैसे आई वॉज सैड। और अगर वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दिया तो इसका मतलब हुआ अतीत में चल रहा कोई काम, जैसे आई वॉज स्लीपिंग। मतलब बिना हमारे वाक्य का मूल ढांचा तोड़े ये नियम हमारी पहचान, स्थिति और कामों को बहुत ही आसानी से टाइम मशीन की तरह पीछे ले जाता है। खैर, पास्ट और प्रेजेंट तो हो गया, लेकिन जब बात भविष्य की हो यानी स्टेपिंग इनटू द फ्यूचर, तो भविष्य की स्थिति को बताने के लिए हमें एक थोड़े अलग तरह के आर्किटेक्चरल ब्लॉक की जरूरत पड़ती है। यही एंट्री होती है आई विल या आई विल की। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आई विल के साथ असल ट्रिक है क्या? जब हम भविष्य के बारे में बात करते हैं तो क्या इसके साथ सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव लगा देना काफी होता है? अक्सर लोग यहीं सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो इस उलझन को सुलझाते हैं। असल ट्रिक है एक बहुत ही जरूरी शब्द को जोड़ना। नाउन और एडजेक्टिव से पहले बी शब्द लगाना एकदम अनिवार्य है। अगर कोई कहता है आई विल अ टीचर, तो व्याकरण के हिसाब से वो बिल्कुल गलत होगा। भविष्य की इस इमारत को सही आकार देने का सही तरीका है आई विल बी अ टीचर या फिर आई विल बी हैप्पी। ये छोटा सा बी बहुत बड़ा काम करता है।
चलिए आई विल के लिए भी अपने उसी पुराने रूल ऑफ 3 को समझते हैं। पहला नियम, आई विल के साथ बी और फिर नाउन या एडजेक्टिव जोड़ना, ये भविष्य की पहचान या स्थिति बताता है। दूसरा नियम, आई विल के साथ सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, इसका मतलब है भविष्य में कोई सामान्य काम करना, जैसे आई विल गो, आई विल गो। और तीसरा नियम जिस पर थोड़ा खास ध्यान देने की जरूरत है, आई विल के साथ बी और फिर वर्ब प्लस आईएनजी लगाना, इसका मतलब है भविष्य में कोई काम लगातार करते रहना, जैसे आई विल बी टीचिंग, आई विल बी टीचिंग। भविष्य में बस कुछ करने और कुछ लगातार करते रहने के बीच का ये अंतर समझना बहुत ही क्रूशियल है। अपनी इस मजबूत नींव को चलिए थोड़ा और विस्तार देते हैं। साधारण स्थितियों से आगे बढ़कर अब हम बात करेंगे किसी चीज का मालिक होने की या फिर किसी काम को पूरी तरह से खत्म करने की। और इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही खास शब्द हैं, हैव, हैड। इसे समझने के लिए वर्तमान और अतीत की आमने सामने तुलना करके देखते हैं। आई हैव हमें बताता है कि वर्तमान में हमारे पास कोई चीज है या कोई काम अभी अभी पूरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आई हैड बिल्कुल उसी चीज को अतीत यानी बीते हुए समय में दिखाता है। देखा जाए तो बिल्कुल एम और वॉज की ही तरह हैव और हैड के नियम भी बिल्कुल एक जैसे हैं, बस उनका टाइम जोन अलग अलग है। दरअसल हैव और हैड के मुख्य रूप से दो काम होते हैं और इन्हें अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। पहला काम है स्वामित्व या पोजेशन दिखाना। अगर इनके बाद किसी चीज का नाम यानी ऑब्जेक्ट आता है तो ये दिखाता है कि हम उस चीज के मालिक हैं, जैसे आई हैव अ कार, या फिर पास्ट के लिए आई हैड अ पेन। दूसरा नियम है किसी काम का पूरा हो जाना। अगर इनके ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो समझ जाइए कि काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जैसे आई हैव क्लीन्ड माई रूम या फिर आई हैड ईटन फूड। एकदम सिंपल। अब जब हमारी नींव एकदम मजबूत हो गई है तो क्यों ना वाक्यों में थोड़ा स्पाइस या तड़का लगाया जाए। मोडल वर्ब्स ठीक यही काम करते हैं। ये हमारी भाषा में एक अलग ही फ्लेवर लाते हैं, जिससे हम अपनी क्षमताओं, सलाह और जिम्मेदारियों को खुलकर एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसमें सबसे पहले आई कैन और आई कुड के बीच का अंतर समझना बहुत ही दिलचस्प है। कैन हमारी वर्तमान क्षमताओं को बताता है, यानी वो काम जो हम आज कर सकते हैं, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश। दूसरी तरफ कुड हमारे अतीत की क्षमताओं के बारे में बताता है, वो काम जो हम पहले कर सकते थे, जैसे आई कुड रन फास्ट। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो कुड दरअसल कैन का ही एक ऐतिहासिक या पास्ट वर्जन है। और बात जब किसी को कोई सलाह देने की हो या किसी फर्ज की बात हो तब हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। आई शुड के साथ बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। ऐसा करते ही आपका वाक्य ये बताने लगेगा कि कोई ऐसा काम है जो करना सही रहेगा या फायदेमंद होगा। उदाहरण के लिए आई शुड वेक अप अर्ली, यानी मुझे जल्दी उठना चाहिए। चलिए अब हम अपनी इस इमारत को फाइनल टच देते हैं। ये हमारे घर के आखिरी स्ट्रक्चरल ब्लॉक्स हैं जो हमें किसी बात पर जोर देने, अपने विनम्र इच्छाओं को जताने और अनिश्चित भविष्य की संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए पूरी तरह तैयार कर देंगे। अब जो चीट शीट हम देखने वाले हैं वो सच में बहुत पावरफुल है। मान लीजिए आपको अपनी किसी बात पर बहुत जोर देना है तो वहाँ आई डू या आई डिड का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर कहना हो मैं पढ़ाई करता तो हूँ, तो हम कहेंगे आई डू स्टडी, आई डू स्टडी। या फिर मैंने कोशिश तो की, यानी आई डिड ट्राई, आई डिड ट्राई। वहीं अगर आपको अपनी कोई इच्छा बतानी हो तो आई वुड लाइक टू का इस्तेमाल होता है, जैसे आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं बात करना चाहूंगा। और आखिर में अगर किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी यानी संभावना है पर पूरी तरह यकीन नहीं है तो वहां हम आई माइट लगाते हैं, जैसे आई माइट कम टुमारो, शायद मैं कल आऊं। तो देखा आपने, बातों ही बातों में हमने अंग्रेजी वाक्यों के निर्माण की एक बहुत ही ठोस और मजबूत नींव तैयार कर ली है। अब जाने से पहले सोचने वाली बात यह है, क्या इन बुनियादी नियमों का